ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो हम बात करेंगे, कॉन्सेप्ट समझेंगे कि एलर्जी जो कि हमारा टॉपिक है। और बेसिकली जैसा कि आपको पता है कि जैसे कोई फॉरेन सब्सटेंस बॉडी के अंदर एंटर करता है और वो बॉडी के अंदर तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस होती हैं, और उसके रिजल्ट में वो जो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस बॉडी के अंदर स्टार्ट हो जाती हैं किसी फॉरेन मटेरियल जैसे ही बॉडी के अंदर जाता है, तो उस इम्यूनोजेनिक रिएक्शंस जो होंगी, उस रिएक्शंस की वजह से कुछ सिम्टम्स आते हैं बॉडी में। और उनमें से जो बेसिकली उनको हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, एलर्जी। और वो सिम्टम्स हमारे हाइव्स हो सकते हैं, अर्टिकेरिया, जैसे कि स्किन में जो चकत्ते पड़ते हैं उसको बोलते हैं। फीवर हो सकती है एलर्जिक रिस्पॉन्स में, इचिंग, फेशियल स्वेलिंग, रैश, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, एंजियो एडमा, स्वेलिंग ऑफ लिप्स, और एनाफाइलेक्सिस जिसमें कि लाइफ थ्रेटनिंग लो बीपी होगा, एकदम से ब्लड प्रेशर डाउन हो जाएगा, तो उसको हम एनाफाइलेक्सिस की कंडीशन बोलते हैं। और ये कंडीशन बेसिकली इसीलिए हो रही है क्योंकि कोई फॉरेन सब्सटेंस जिसको बॉडी ने रिकॉग्नाइज नहीं कर पाया, उसको बॉडी ने एज ए एंटीजन सेंस किया, और उस एंटीजन से फाइट करने के लिए बॉडी ने एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन स्टार्ट की, इम्यूनोजेनिक रिएक्शन स्टार्ट की, और जिसके रिजल्ट में हमको ये सर्टेन, डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ एंटीजन, हमको इंटेंसिटी ऑफ द रिस्पॉन्स सिम्टम्स आपको दिखाई देंगे। तो बेसिकली एलर्जी में जो है इम्यूनोलॉजिकली मीडिएटेड रिएक्शंस प्रोड्यूसिंग सिम्टम अनरिलेटेड टू फार्माकोडायनेमिक प्रोफाइल। मीन्स ये कहने का मतलब है, चूंकि ड्रग का हमारा एक अपना इफेक्ट है जिसको हम बोलते हैं फार्माकोडायनेमिक इफेक्ट, और इसकी पढ़ाई हम कर चुके हैं, लेकिन ये जो ड्रग के फार्माकोडायनेमिक से रिलेटेड इफेक्ट नहीं है एलर्जी का, अपार्ट फ्रॉम फार्माकोडायनेमिक इफेक्ट, जो इम्यून सिस्टम के एक्टिवेशन से जो सिम्टम आ रहे हैं उससे रिलेटेड है। इसीलिए इसमें कह रहे हैं कि इम्यूनोलॉजिकली मीडिएटेड रिएक्शंस होते हैं ये एलर्जी। इसमें सिम्टम जो प्रोड्यूस होते हैं वो अनरिलेटेड होते हैं ड्रग के फार्माकोडायनेमिक प्रोफाइल्स, राइट। अब हम इसमें इस बात को समझना चाहिए कि इसमें बेसिकली हमारा डोज से डिपेंडेंट ये कोई रिएक्शंस नहीं होता कि हमने किसी ड्रग की या किसी एलर्जिक सब्सटेंस जो जिसको हमको नहीं पता था कि बॉडी के लिए एलर्जिक है, उसकी हमने कितना अमाउंट लिया, या ज़्यादा अमाउंट पे एलर्जी ज़्यादा होगी या लेस अमाउंट पे एलर्जी लेस होगी, ऐसा कोई कोरिलेशन नहीं होता। इसीलिए हम बोलते हैं कि सीवियरिटी ऑफ रिस्पॉन्स इज पुअरली कोरिलेटेड विद द डोज, समटाइम्स स्मॉल डोज ट्रिगर सीवियर रिएक्शन। तो इसमें डोज का कोई रिलेशन नहीं है, कभी कभी स्मॉल डोज से सीवियर रिएक्शंस भी आपको देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बेसिक बात करें तो एक बेसिक पॉइंट बच्चों को ये पता होना चाहिए कि देखिए, जैसे अगर किसी फॉरेन सब्सटेंस या एंटीजन का या किसी ड्रग का, चूंकि ड्रग के कई कंपोनेंट एक्सिपिएंट्स होते हैं, उसमें लाइक डाइज वगैरह भी इन्वॉल्व होती हैं और भी कई चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, तो किसी वजह से कोई भी चीज़ जो फर्स्ट एक्सपोजर होगा उस पर्टिकुलर चीज़ का ह्यूमन बॉडी में, तो हमारी बॉडी में क्या होगा, एंटीबॉडी क्रिएट होंगी और मेमोरी लिम्फोसाइट्स क्रिएट होंगी, और वहाँ पे एक स्मॉल रिएक्शन होगी। लेकिन बॉडी में अगर वो सेकंड टाइम एक्सपोजर होता है उसी एंटीजन का, तो वो जो रिएक्शन होगी या सिम्टम होंगे वो इंटेंस होंगे। तो ये एक जनरल सी लाइन है जो कि आपकी थ्रू आउट द एलर्जी ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। और बेसिकली आपको इस चीज़ को समझना होगा कि एलर्जिक रिएक्शंस अकर ओनली इन स्मॉल पोर्शन ऑफ ए पॉपुलेशन exposed to the drug and cannot be produced in other individual at any dose। मीन्स हो सकता है कि कोई पर्टिकुलर ड्रग या कोई पर्टिकुलर चीज से किसी एक पॉपुलेशन को या किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को ही एलर्जी हो, जबकि वही चीज से किसी दूसरे इंडिविजुअल को एलर्जी ना हो। तो इस लाइन का सेंस यही है कि एलर्जिक रिएक्शंस अकर ओनली इन अ स्मॉल प्रपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन एक्सपोज्ड टू द ड्रग and cannot be produced in other individuals at any dose। और हो सकता है कि वो जो एलर्जिक रिएक्शन ड्रग कॉज कर रही है वो किसी भी डोज पे दूसरे इंडिविजुअल पे एलर्जिक रिएक्शन को कॉज नहीं करेगी, राइट। सिम्टम की हम बात ऑलरेडी कर ही चुके हैं। अब हम बात करते हैं कि हमारे जो एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं बेसिकली वो कितने मैकेनिज्म पे बेस्ड होते हैं। तो वो बेसिकली दो टाइप के एलर्जिक रिएक्शन होंगे, एक होगा आईजीई मीडिएटेड और एक होगा नॉन आईजीई मीडिएटेड, जिसको स्यूडो एलर्जिक मीडिएटेड एलर्जी भी बोलते हैं। तो बेसिकली इसमें आईजी मीडिएटेड का मतलब है कि इस पर्टिकुलर जो आईजी मीडिएटेड एलर्जी होंगी
और उनको हम हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 1 जो हाइपर सेंसिटिविटी होती है बेसिकली वो आईजीई मीडिएटेड होती है, राइट। आईजीई जो एंटीबॉडी होगी ये बेसिकली मास्ट सेल और बेसोफिल की सरफेस पर होती है। तो हमको आईजीई मीडिएटेड जो हमारी हाइपर सेंसिटिविटी है या एलर्जी है उसमें क्या होता है कि इसमें आपका किसी एंटीजन का, जैसा कि मैंने इस पॉइंट पे बताया कि फर्स्ट एक्सपोजर से हमको मतलब आप उसको कहेंगे कि दिस रिक्वायर प्री एक्सपोजर टू एन एंटीजन एंड ऑन सेकेंड एक्सपोजर सीवियर रिस्पॉन्सेज अकर। तो ये कॉमन चीज हो गई। अब ड्रग एलर्जन अटैच टू आईजीई एंटीबॉडी एट मास्ट सेल और बेसोफिल एंड देन सेल रिलीज हिस्टामिन एंड सीरोटोनिन। देखिए अभी जो कमिंग स्लाइड्स हैं आपको हो सकता है कोई पॉइंट्स यहाँ पे एकदम से समझ में ना आए, लेकिन आपको इन पॉइंट्स को अभी सिर्फ सुनना है और जैसे ही मैं नेक्स्ट स्लाइड में मूव करूंगा तो आपका कोरिलेशन इस आईजी मीडिएटेड और नॉन आईजी मीडिएटेड से आपका आसानी से बन जाएगा, आप इसको समझ जाएंगे। तो अभी इस स्लाइड में आपको इतनी चीजें समझनी है कि जो जिन दो मैकेनिज्म पे बेस्ड ड्रग एलर्जिक रिएक्शन है वो एक तो आईजीई मीडिएटेड है जिसमें आईजीई एंटीबॉडी इन्वॉल्व है और बेसिकली आईजीई एंटीबॉडी मास्ट सेल और बेसोफिल्स में होती है। नंबर 2 नॉन आईजी मीडिएटेड जिसको स्यूडो एलर्जिक मीडिएटेड भी बोलते हैं। यहाँ पे जो एक्टिवेशन पाथवे है वो हम आईजीई की बात ना करके आईजीजी की बात करेंगे, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की बात करेंगे, ब्रेडिकाइनिन की बात करेंगे, ल्यूकोट्राइंस की बात करेंगे, प्रोस्टाग्लैंडिन E2 की बात करेंगे, राइट। और यहाँ पे जो इफेक्टर सेल्स होंगी बेसिकली वो न्यूट्रोफिल्स, एंडोथीलियल सेल्स, स्मूथ मसल्स, बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स होंगी। जबकि मेनली इस वाले में यहाँ पे जो सेल्स होंगी वो मास्ट सेल और बेसोफिल्स ही होंगी। यहाँ पे एक टर्म है इनकम्प्लीट एंटीजन हैप्टेन लैक एंटीजेनिसिटी में प्रोड्यूस टू एनाफाइलेक्सिस। मीन्स यहाँ पे ये है कि जो जैसे सपोज करिए आप कोई ड्रग लेते हैं तो ड्रग का कोई एक पर्टिकुलर पार्ट, कोई एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर वो अपने आप में कंप्लीट एंटीजन ना हो लेकिन वो इनकम्प्लीट एंटीजन हो। इनकम्प्लीट एंटीजन कैसे कि उसको हम कंप्लीट तब बोलेंगे जब हमारे एंडोजीनियस सब्सटेंस मींस बॉडी के अंदर नेचुरली प्रेजेंट कोई कंपाउंड या प्रोटीनीशियस सब्सटेंस या कोई प्लाज्मा प्रोटीन उस पर्टिकुलर ड्रग के इनकम्प्लीट स्ट्रक्चर से मिक्स होके उसको कंप्लीट एंटीजन बना ले और वो कंप्लीट एंटीजन फिर रिस्पॉन्सिबल होगा कई बार एलर्जी के लिए। तो वो पर्टिकुलर चीज भी आपकी आती है किसमें, आईजीई मीडिएटेड ड्रग एलर्जी में। तो आपको इसमें बेसिकली इन पॉइंट्स को ध्यान रखना है। और आईजी मीडिएटेड जो भी एलर्जी होगी उसमें एनाफाइलेक्सिस जरूर होगी। एनाफाइलेक्सिस को हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि व्हाट इज एनाफाइलेक्सिस। तो एनाफाइलेक्सिस क्या होता है, बेसिकली इसमें एकदम से लो बीपी एनकाउंटर्ड होता है जो कि लाइफ थ्रेटनिंग होता है। ये आईजी मीडिएटेड ड्रग एलर्जी का पार्ट है। अब देखिए, अब बेसिक चीजें आपको यहां से समझनी है, मैकेनिज्म एंड टाइप्स ऑफ एलर्जिक रिएक्शन। तो मैकेनिज्म देखिए, हमारी दो मैकेनिज्म पे बेस्ड होंगी हमारी एलर्जिक रिएक्शन। या तो वो ह्यूमरल होंगी तो वहां पे आपका जो भी ह्यूमरल एलर्जिक रिएक्शंस होंगी उसमें बी सेल का इन्वॉल्वमेंट होगा। देखिए, बी सेल और टी सेल होती हैं, तो बी सेल का इन्वॉल्वमेंट होगा बेसिकली। और ह्यूमरल जो एलर्जिक रिएक्शन होंगी वो इमीडिएट नेचर की होंगी। मीन्स जैसे ही बॉडी का उस एलर्जन से एक्सपोजर होगा कुछ ही समय बाद उसका रिस्पॉन्स या सिम्टम कह लो आपको दिखने लगेगा। तो ये ह्यूमरल जो हमारी हाइपर सेंसिटिविटी 4 टाइप की होती है उसमें से ह्यूमरल के अंदर जो आती है वो आती है टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3। ये हमारी ह्यूमरल के अंदर आती है। जबकि टाइप 4 जो बेसिकली हमारी होती है वो टाइप 4 हमारी सेल मीडिएटेड या डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी के अंदर आती है। तो इसको डिलेड इसी सेंस में बोल रहे हैं क्योंकि इसमें जो सिम्टम होगा वो लगभग 12 आवर तक ले लेता है डेवलप होने के लिए, राइट। और जबकि इनमें जैसे ही एलर्जन एक्सपोजर होगा टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3 में तुरंत हमको रिस्पॉन्स या सिम्टम दिखने लगेंगे। इसी को हम क्या बोलते हैं, ह्यूमरल एलर्जिक रिएक्शंस। देखिए, तो ह्यूमरल एलर्जिक रिएक्शन में बेसिकली आईजीई एंटीबॉडी इन्वॉल्व होगी और यहाँ पे जो ये एंटीबॉडी होगी वो आइडेंटिफाई करेगी किसको, एंटीजन को।
ह्यूमरल में। तो टाइप 1 रिएक्शंस क्या होते हैं हाइपर सेंसिटिविटी में? टाइप 1 रिएक्शंस को हम बेसिकली एनाफाइलेक्टिक रिएक्शंस भी बोलते हैं। और एनाफाइलेक्टिक रिएक्शंस क्या होंगे? जो बेसिकली इमीडिएट हो, फास्ट हो। तो इस टाइप की जो टाइप 1 एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन है उसमें क्या होगा बेसिकली, देखिए कि सबसे पहले सपोज आपकी बॉडी में कोई एलर्जन एंटर किया, मींस एलर्जन बाइंड्स टू द रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन द बी सेल। तो वो एलर्जन जैसे आपकी बॉडी में एंटर करता है तो वो एलर्जन बी सेल में प्रेजेंट रिसेप्टर से जाके बाइंड हो जाएगा। और जैसे ही बी सेल, ये इम्यूनोजेनिक सेल है, ठीक, ये इम्यून सिस्टम की एक सेल है। तो इस बी सेल पे जो रिसेप्टर होगा वो रिसेप्टर से वो पर्टिकुलर एलर्जन जाके बाइंड हो गया। अब वो एलर्जन जब बाइंड होगा तो बी सेल से उसको प्रेजेंट किया जाएगा अपनी सरफेस पे विद द हेल्प ऑफ MHC मॉलिक्यूल। MHC मॉलिक्यूल एक स्ट्रक्चर है जो MHC मॉलिक्यूल उस एंटीजन को होल्ड करके बी सेल के सरफेस पे रखेगा। अब जो MHC मॉलिक्यूल एलर्जन को होल्ड किया हुआ है और बी सेल के सरफेस पे प्रेजेंट है, वो साथ ही साथ टी हेल्पर सेल में, चूंकि MHC जो होता है उसकी बाइंडिंग टी हेल्पर सेल से भी होती है, तो वो MHC टी हेल्पर सेल को भी बाइंड करेगा। मींस एक टाइम पे उस MHC पे एक तो एलर्जन है और बी सेल भी बाउंड है और टी सेल भी बाउंड होगी। तो इन दोनों के बाउंड होने से टी सेल से साइटोकाइंस रिलीज होंगे और साइटोकाइंस बेसिकली अगेन बी सेल के ओवर एक्टिवेट करेंगे बी सेल को, और बी सेल को एक्टिवेट करके बी सेल को मैच्योर करेंगे और बनाएंगे प्लाज्मा सेल, और प्लाज्मा सेल रिस्पॉन्सिबल होगी IgE एंटीबॉडी को बनाने के लिए। तो जैसा कि पहले इस पॉइंट को हमने कहा कि IgE मीडिएटेड जो रिएक्शंस होता है उसमें प्री एक्सपोजर मैंडेटरी है। तो प्री एक्सपोजर में आपका क्या हुआ कि सबसे पहले एलर्जन बी सेल में बाइंड हुआ, बी सेल के सरफेस पर, और किसके द्वारा प्रेजेंट किया गया वो सरफेस पे? MHC मॉलिक्यूल्स के द्वारा। और MHC मॉलिक्यूल पे और कौन सी सेल बाइंड हुई? टी हेल्पर सेल। और जैसे MHC से टी हेल्पर सेल बाइंड हुई, टी सेल ने क्या रिलीज करना स्टार्ट किया? साइटोकाइंस। और साइटोकाइंस अगेन बी सेल को एक्टिवेट किए और बी सेल को मैच्योर करके उन्होंने प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट कर दिया, और प्लाज्मा सेल रिस्पॉन्सिबल होगी मोर एंड मोर IgE एंटीबॉडी के फॉर्मेशन के लिए। अब ये जो IgE एंटीबॉडी है बेसिकली इस सरफेस ऑफ मास्ट सेल पे जाकर अटैच हो जाती है। अब जैसे ये प्री एक्सपोजर की थी, फर्स्ट टाइम एक्सपोजर की, तो इसमें अब आपको बहुत ज्यादा सिम्टम दिखने वाले नहीं है। लेकिन जैसे ही उस एंटीजन का या एलर्जन का री एक्सपोजर होगा तो मास्ट सेल एक्टिवेट होगी विद द हेल्प ऑफ दैट पर्टिकुलर IgE एंटीबॉडी जो कि उसके सरफेस पे है, क्योंकि IgE एंटीबॉडी यहाँ पे उसके सरफेस पे एलर्जिन को बाउंड करने के लिए स्पेस देंगी, और मास्ट सेल एक्टिवेट होकर हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हेपारिन, प्रोस्टाग्लैंडिन D2, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर एंड ल्यूकोट्राइन्स इनको रिलीज करवाएगी, और जो कि रिस्पॉन्सिबल होंगे अर्टिकेरिया, इचिंग, एंजियोएडेमा, ब्रांकोस्पाज्म, रेनाइटिस एंड एनाफाइलेक्टिक शॉक के लिए। तो कई बार अगर आपसे ये पूछता है कि अर्टिकेरिया, इचिंग, एंजियोएडेमा, ब्रांकोस्पाज्म, रेनाइटिस और एनाफाइलेक्टिक शॉक ये किस टाइप की एलर्जी के अंदर आते हैं, तो दीज आर टाइप 1 रिएक्शंस। और इनको ट्रीट करने के लिए बेसिकली हम एंटीहिस्टैमिनिक्स ड्रग का यूज करते हैं। तो इसमें आप और बेहतर तरीके से समझेंगे, जैसा कि ये एक इमेज है जिसमें दिखा रखा है कि ये एक मास्ट सेल है और मास्ट सेल के ऊपर ये एप्सिसाइलाइन RI रिसेप्टर है जो कि बाउंड करता है, अलाउ करता है बाइंडिंग किसकी? इस ग्रीन कलर IgE एंटीबॉडी की। और IgE एंटीबॉडी अलाउ करेगी किसको बाइंडिंग की? एलर्जन को। तो एलर्जन जैसे एक IgE एंटीबॉडी से आके बाउंड होगा तो क्रॉस लिंकिंग होगी, मींस दो एंटीबॉडी उससे एक साथ अटैच हो जाएंगी एक एलर्जन से। इसको हम बोलते हैं क्रॉस लिंकिंग। और जैसे क्रॉस लिंकिंग होगी तो अंदर इंटरनल कैस्केड स्टार्ट होगा जिसके रिजल्ट में जो यहाँ हिस्टामिन का स्टोर्ड है वो डीग्रेनुलेशन होगा और हिस्टामिन का रिलीज होगा। वही चीज यहाँ पे लिखी है कि IgE इज बाउंड टू मास्ट सेल्स वाया इट्स FC पोर्शन व्हेन एन एलर्जन बाइंड्स टू दीज एंटीबॉडीज। क्रॉस लिंकिंग ऑफ IgE इंड्यूस्ड डीग्रेनुलेशन causes localized and system anaphylaxis, seasonal allergies including hay fever, food allergies such as those to shellfish and peanuts, hives and eczema। तो बेसिकली इन चीज से आपको एलर्जी, तो आप ये डायग्राम भी बना सकते हैं, राइट।
अब हम बात करेंगे टाइप 2 की। तो आपको डिफरेंस समझना है। देखिए सबसे पहले हम टाइप 1 में फोकस्ड थे मास्ट सेल को लेके और आईजीई एंटीबॉडी को लेके कि किस तरीके से आईजीई एंटीबॉडी बनी बी सेल से और टी सेल की हेल्प से, और कैसे अल्टीमेटली मास्ट सेल में सेकेंड एक्सपोजर में मास्ट सेल से हिस्टामिन और सीरोटोनिन रिलीज होके उन्होंने सिम्टम दिए। तो बेसिकली ये इमीडिएट रिस्पॉन्स होता है। अब हम बात करेंगे टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी की। तो टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी जो बेसिकली होती है ये साइटोलाइटिक रिएक्शंस होता है। इसमें हम आईजीई एंटीबॉडी की बात नहीं करेंगे, इसमें हम एंटीबॉडी जो बात करेंगे वो होगी आईजीजी और आईजीएम। तो ये डिफरेंस आपको समझना होगा। इसमें बेसिकली जब ये एंटीबॉडी उस एलर्जेन को होल्ड करेंगी तो यहाँ पे अल्टीमेटली टिश्यू डैमेज या डिस्ट्रक्शन बाय द एक्टिवेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की हम बात करेंगे। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम क्या होता है? ये स्पेसिफिक काइंड्स की प्लाज्मा प्रोटीन्स होती हैं। अभी तक हम टाइप 1 में किसी भी कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के एक्टिवेशन की बात नहीं कर रहे थे। हम आईजीई के एक्टिवेशन और मास्ट सेल से हिस्टामिन और सीरोटोनिन के रिलीज की बात कर रहे थे। लेकिन टाइप 2 में हम आईजीजी और आईजीएम एंटीबॉडी के साथ साथ ये एंटीबॉडी एक्टिवेट करेंगी कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को, मींस स्पेसिफिक प्लाज्मा प्रोटीन्स को, और जिसके मैनिफेस्टेशन में आपको जो रिजल्ट मिलने वाला है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, एग्रेनुलोसाइटोसिस, अप्लास्टिक एनीमिया, हीमोलाइसिस, ऑर्गन डैमेज लाइक लीवर, किडनी एंड मसल एंड सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथ्रोमेटस। तो आप इसके एक एक पॉइंट्स पर डिटेल जाके आपको अभी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ना कि अभी उतना टाइम है। मींस आपको यहाँ पे ड्रग एलर्जी की जो पढ़ाई कर रहे हैं तो हाँ, लेकिन जीपेट पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये पता होना चाहिए कि लाइक थ्रोम्बोसाइटोपेनिया इज एन एग्जांपल ऑफ टाइप 2 साइटोलाइटिक रिएक्शंस, टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी। तो बेसिकली इसमें ये चीज हो गई। इसमें क्या, जैसे न्यूट्रोफिल साइटोटॉक्सिसिटी भी इसका एग्जांपल है, ऑप्सनाइजेशन या फैगोसाइटोसिस इसका एग्जांपल है, फॉर्मेशन ऑफ मैक मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स इसका एग्जांपल है, एपोप्टोटिक रिस्पॉन्स भी इसका एग्जांपल है। तो कई बार इसमें कॉम्प्लीमेंट इन्वॉल्व होगा मैक्सिमम के केस में, और एक में कॉम्प्लीमेंट इंडिपेंडेंट होता है। तो इसमें बेसिकली हम देखते हैं क्या है, लाइक न्यूट्रोफिल साइटोटॉक्सिसिटी। तो इसमें क्या होगा कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो एक्टिवेट होगा वो प्रमोट करेगा कीमोटैक्टिक मैकेनिज्म को, जिसकी मदद कीमोटैक्टिक मैकेनिज्म में क्या होता है, जिसमें जो ब्लड सेल्स होती हैं बेसिकली न्यूट्रोफिल्स जिसको हम इम्यून सेल बोलते हैं, वो बाइंड करेगा एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स से थ्रू द एफसीआर रिसेप्टर एंड रिलीज करेगा रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज और सेलुलर डैमेज करेगा, राइट। अब हम बात करते हैं ऑप्सनाइजेशन या फैगोसाइटोसिस की। तो फैगोसाइटोसिस बेसिकली क्या होता है, मैक्रोफेजेस के द्वारा इनगल्फमेंट होगा इसमें एलर्जेन का, और ऑप्सनाइजेशन होगा जिसमें ऑप्सोनिन प्रोटीन की मदद से फैगोसाइटोसिस में और फैगोसाइटोसिस को और इंटेंसिफाई किया जाएगा, प्रमोट किया जाएगा। ऑप्सोनिन्स आर एक्स्ट्रासेलुलर प्रोटीन्स that when bound to the substance or cell or allergen induce phagocytosis and phagocytose the substance or cell with the opsonin bound. Thus opsonin act as the tags to label things in the body that should be phagocytosed by phagocytes. सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब हम इसमें फॉर्मेशन ऑफ मैक की अगर बात करें तो लाइक मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स होते हैं जो कि सेल्स के अंदर मेम्ब्रेन को, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिग्रेड कर देते हैं, जिससे सेल बर्स्ट हो जाती है और स्वेल और लाइसिस हो जाती है। एपोप्टोटिक रिस्पॉन्स की बात करें तो ये कॉम्प्लीमेंट इंडिपेंडेंट होता है। इसमें हम ये बात नहीं करेंगे कि एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स आया और न्यूट्रोफिल की मदद से रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज या इस तरह का। हम इसमें बोलेंगे कि जो बाउंड आईजीजी एंटीबॉडी थी वो आईजीजी एंटीबॉडी रिकॉग्नाइज्ड बाय नेचुरल किलर सेल्स through FCR receptor after activation release perforins a protein similar to MAC। परफोरिन एक सिमिलर प्रोटीन होती है लाइक मैक के, जो कि स्वेल करके लाइसिस करा रहे थे उस पर्टिकुलर सेल की एलर्जेन के। तो यहाँ पे परफोरिन और ग्रेंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल होंगे सेल लाइसिस एंड एपोप्टोसिस के लिए, जो कि किसकी मदद से कहाँ से आ रहे हैं, नेचुरल किलर सेल से। तो एपोप्टोटिक रिस्पॉन्स जो कि कॉम्प्लीमेंट इंडिपेंडेंट होता है, यहाँ पे हम किसी कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की बात नहीं की, हमने बात की नेचुरल किलर सेल्स की। तो नेचुरल किलर सेल्स का भी इन्वॉल्वमेंट किसमें है, टाइप 2 साइटोलाइटिक रिएक्शंस में। तो ये आपको इसमें कॉम्प्लीमेंट डिपेंडेंट हैं
और कॉम्प्लीमेंट इंडिपेंडेंट, ये दोनों चीज़ को समझना होगा। तो कंक्लूजन यहाँ पे क्या है कि टाइप 2 साइटोलाइटिक रिएक्शंस बेसिकली दिस इन्वॉल्व्स द आईजीजी एंड आईजीएम एंटीबॉडी बाइंड्स विद द एंटीजन रिजल्टिंग इन टिश्यू डैमेज, एंड ये इसके मैनिफेस्टेशंस। अब हम बात करते हैं इस डायग्राम की साइटोलाइटिक रिएक्शन में। तो बेसिकली जैसे यहाँ पे दिखा रखा है एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेलुलर साइटोटॉक्सिसिटी, तो यहाँ पे FC रिसेप्टर है फॉर IgG एंटीबॉडी की हमने बात की। बेसिकली हम यहाँ IgG और IgM की बात करेंगे, IgE की बात नहीं करेंगे। तो इस IgG एंटीबॉडी के सरफेस पे IgG एंटीबॉडी के लिए ये वो है प्लेस है, यहाँ पे IgG एंटीबॉडी आई और ये जो एंटीजन है इस एंटीजन को इसने अलाउ किया कि एंटीजन इस पे आके बाइंड हो जाए, और बेसिकली कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो है ये सरफेस एंटीजन का ये जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है यहाँ पे इम्यून कॉम्प्लेक्स, इस कॉम्प्लीमेंट सिस्टम से ये इस पर्टिकुलर सेल को डिस्ट्रॉय कर देगी। तो ये यहाँ पे दिखा रखा है कि ब्लड सेल्स RBC को, जैसे कि यहाँ पे देखिए लिखा है कि सेल्स आर डिस्ट्रॉयड बाय बाउंड एंटीबॉडी, सेल्स आर डिस्ट्रॉयड बाय द बाउंड एंटीबॉडी, ये एंटीबॉडी जो है इस सेल को डिस्ट्रॉय करेंगी आइदर बाय एक्टिवेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट और बाय साइटोटॉक्सिक T सेल with an FC receptor for the antibody dependent cellular cytotoxicity ADCC. Red blood cells destroyed by the complement and antibody during the transfusion of mismatched blood type or during erythroblastosis fetalis. तो erythroblastosis fetalis जो है एक एग्जाम्पल है टाइप 2 साइटोलाइटिक रिएक्शंस का। अब हम बात करते हैं टाइप 3 का। तो टाइप 3 में बेसिकली हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे भी एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस हैं और बेसिकली यहाँ पे भी IgG प्रिडोमिनेंटली जो है IgG एंटीबॉडी है, क्योंकि ये मोस्ट सर्कुलेटिंग एंटीबॉडी है। और इसमें क्या होगा, बेसिकली जो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स है उस सर्कुलेशन की बात करेंगे। यही वजह है कि टाइप 3 में बच्चों को ये अंडरस्टैंडिंग समझनी चाहिए कि इसमें इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, या मेन पॉइंट इसका, इसको और क्या बोलते हैं, सर्कुलेटिंग एंटीजन एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। सर्कुलेटिंग एंटीजन एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स का मतलब है कि यहाँ पे जो एंटीजन एंटीबॉडी सर्कुलेशन में है, ब्लड के साथ सर्कुलेशन में है, उसकी हम बात कर रहे हैं बेसिकली। तो दीज आर मीडिएटेड बाय सर्कुलेटिंग एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, प्रिडोमिनेंटली IgG सर्कुलेशन में होती है, तो उससे हम बात करेंगे टाइप 3 में। सर्कुलेटिंग एंटीजन एंड AgAb कॉम्प्लेक्स जो होगा वो रिमूव्ड होता है मैक्रोफेजेस से बाई इनगल्फिंग देम, वाइल स्मॉलर इम्यून कॉम्प्लेक्स जो कि इनगल्फ नहीं होगा वो रिमेन इन द ब्लड सर्कुलेशन एंड टेंड्स टू डिपॉजिट इन स्मॉल ब्लड वेसल। जिसका मैक्रोफेजेस से इनगल्फमेंट नहीं हो पाएगा वो कई बार सर्कुलेट करते रहेंगे ब्लड वेसल्स में, और रैपिडली क्या होगा, वो इनिशिएट कर देंगे कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को। मींस बेसिकली ये टाइप 2 की तरह मिल रहा है, लेकिन इसमें हम सर्कुलेशन की बात कर रहे हैं कि जो remain in the blood circulation tend to deposit in the small blood vessels and rapidly initiate complement system. Subsequently, activation of neutrophils occurs and release of destructive substance that causes cell damage like vascular endothelium, क्योंकि ब्लड के साथ सर्कुलेशन में हम बात कर रहे थे इम्यून कॉम्प्लेक्स की, और इन्फ्लामेशन इसका रिस्पॉन्स है। तो मैनिफेस्टेशन में इसके रेसेस, फीवर, एथ्रालजिया, पॉलीआर्थराइटिस, मायोकार्डाइटिस और स्टीवेंसन जॉनसन सिंड्रोम। तो बेसिकली स्टीवेंसन जॉनसन सिंड्रोम जैसे अगर पूछता है किस टाइप की हाइपर सेंसिटिविटी है, दैट इज टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी, और इसमें मेन फोकस रखना है कि सर्कुलेटिंग एंटीजन एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स में आता है। नाउ वी विल टॉक अबाउट, ये इसका डायग्राम है, इसमें बिल्कुल क्लियर दिखा रखा है, फ्री फ्लोटिंग इम्यून कॉम्प्लेक्स है ये जो कि सर्कुलेशन में फ्लोट कर रहा है, और इसने क्या एक्टिवेट किया है, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट किया है। और न्यूट्रोफिल्स यहाँ पे क्या कर रहा है, देखो न्यूट्रोफिल्स यहाँ पे जा रहा है इस पर्टिकुलर एंडोथीलियम में, इस पार्ट में यहाँ पे इसका न्यूट्रोफिल इसको इनगल्फ करेगा, और यहाँ पे एक साइटोटॉक्सिक रिएक्शंस चलेगी जिसकी वजह से आपको मैनिफेस्टेशंस होंगे लाइक ल्यूपस एरिथ्रोमेटस। तो अब हम बात करते हैं टाइप 4। टाइप 4 जैसा कि हमारा अभी तक ह्यूमरल इम्यूनिटी थी, यहाँ पे सेल मेडिएटेड है। सेल मेडिएटेड टाइप 4 इसको डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो एलर्जिक सिम्टम है उनके रिस्पॉन्स विद इन अ मिनट्स नहीं आते, इनको 12 आवर्स का टाइम लगता है। दीज आर मेडिएटेड थ्रू प्रोडक्शन ऑफ सेंसिटाइज्ड टी लिम्फोसाइट। ये कैसे मेडिएट होंगे, इन द प्रेजेंस ऑफ एलर्जन, जो टी लिम्फोसाइट्स होगी
जिसके अंदर एंटीजन का रिसेप्टर होगा, वो टी लिम्फोसाइट्स क्या होंगी, उस एंटीजन को अपने में बाइंड कर लेंगी। जैसे एंटीजन इस टी लिम्फोसाइट से बाइंड हुआ, अब ये टी लिम्फोसाइट्स क्या रिलीज करेगी, साइटोकाइंस। और ये जब साइटोकाइंस रिलीज करेगी तो साइटोटॉक्सिक टी सेल जो होगी वो एक्टिवेट होगी और मैक्रोफेजेस एक्टिवेटेड होंगे, जिसके रिजल्ट में अट्रैक्ट करेंगे ग्रैनुलोसाइट और जनरेट होगा इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। तो बेसिकली ये एक डायग्राम है जो टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी का है। इसमें डायरेक्ट दिखा रखा है कि दैट एंटीजन डायरेक्टली बाइंडिंग विद द टी हेल्पर सेल्स। यहाँ हम किसी आईजी या आईजी एंटीबॉडी की बात नहीं कर रहे हैं, इसीलिए हम इसको बोलते हैं सेल मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी। और इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं, पूछता है कई बार जीपैट में कि डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी किसका एग्जाम्पल है, तो ये टाइप 4 का एग्जाम्पल है, क्योंकि बेसिकली यहाँ पे रिस्पॉन्स सिम्टम रिएक्शन आने के लिए 12 आवर का टाइम लग जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द ड्रग बेसिकली एलर्जी। अब ड्रग एलर्जी हम नहीं कह सकते, क्योंकि एलर्जी हमको फूड से भी हो सकती है और कई चीज़ों से भी हो सकती है, डस्ट से भी हो सकती है। तो बेसिकली आपको एग्जामिनेशन में जो इसको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग, हल्का सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन आई होप कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आपको बेसिकली इस पार्ट में यहाँ से इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग कंक्लूड कर रहा हूँ मैं। ह्यूमरल और सेल मीडिएटेड अलग रखना है, टाइप 1, 2, 3 को ह्यूमरल में रखना है, टाइप 4 को सेल मीडिएटेड में। 1 में आप एनाफाइलेक्टिक रिएक्शंस की बात करेंगे और इसमें मास्ट सेल की बात करेंगे, राइट। और यहाँ पे कैसे बी सेल और टी सेल मिलके साइटोकाइन रिलीज किया और प्लाज्मा सेल बनी और कैसे हिस्टामिन रिलीज हुआ, इसकी बात करेंगे। इसीलिए हम यहाँ पे एंटी हिस्टामिनिक देते हैं। हम सेकंड में बात करेंगे कि बेसिकली यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की हम बात करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ आईजीजी और आईजीएम एंटीबॉडी विद हम एग्जांपल याद करेंगे मैनिफेस्टेशन से। और ये चीज़ राइट, मैक एप्सनाइजेशन और न्यूट्रोफिल साइटोटॉक्सिसिटी की बात करेंगे। टाइप 3 में हम सर्कुलेटिंग एंटीजन एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स की बात करेंगे, मैनिफेस्टेशंस को याद रखेंगे। और यहाँ पर हम टाइप 4 में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, बहुत ही छोटा है, स्मॉल सेल मीडिएटेड डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी। और टाइमिंग को लेके याद करेंगे, बेसिकली डायरेक्ट यहाँ किसी एंटीबॉडी का नहीं, टी सेल का इन्वॉल्वमेंट है। तो आई होप आप 1-2 बार पढ़ेंगे, नोट्स बनाएंगे तो आप कंसेप्ट को क्रिएट कर पाएंगे। दिस इज ऑल अबाउट द एलर्जी। थैंक यू वेरी मच।